एक आदमी विजिट वीजे पर ओमान आता है, अभी तो चूंकि पास वीजे बैन है, मैं जनरल बात करूँगा, जी जी जैसे वीजे खुलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द खुलेंगे। इसके ऊपर सफेर पाकिस्तान भी और ओमान गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये बात खुल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई आदमी विजिट वीजे पर ओमान आता है, फिर परमानेंट वीजा लेने के लिए वो एग्जिट करता है, तो क्या उसको ओमान से ही मेडिकल करवा के वापस जा सकता है, या वहाँ पाकिस्तान जाके वहां भी मेडिकल करवा के वापस भेजना चाहिए इधर? दोनों ऑप्शन हैं। ओमान से भी करवा दोनों सकते हैं? ऑप्शन हैं, यहाँ से भी मेडिकल करा सकते हैं, ठीक है। और अगर वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो पाकिस्तान से भी करा सकते हैं। ठीक है। यहाँ भी वैलिड है उसका उनका जो वीज़ा मेडिकल है, जाने से पहले अगर वो कराते हैं, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, आजकल जैसे आपने अर्ज किया कि अभी वीज़ा मेडिकल ये विजिट वीज़ाज हमारे क्लोज हैं। जी जी। तो जो इससे पहले विजिट वीज़े पे लोग आ रहे थे, यहाँ आते थे विजिट वीज़े के ऊपर, और बाद में उसको जॉब वीज़े में कन्वर्ट करते थे। जी जी। वो भी ओमान गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा। ओमान गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त बंद किए हुए। इवन टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर भी कोई आया, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दूसरे कंट्रीज के लिए भी इन्होंने बंद कर दिया। ये अपने श्रीलंका वगैरह सब के लिए बंद कर दिया। जो भी यहाँ पहले विजिट वीज़े पे आते थे और यहीं आके मेडिकल कराते थे, तो उनको 2 मेडिकल करवाने पड़ते थे। एक मेडिकल जो उन्होंने स्किप कर दिया, अपने बैक होम से कराना था, तो एक वो होता था, वो प्रॉपर पूरा सारे टेस्ट होते थे उसमें। ठीक है। सारे हम कहते हैं उसमें हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी, सारे टेस्ट उनको करने पड़ते हैं। वो एक पहला मेडिकल कराया। जब उनका एक दफा वीजा हो गया, तो रेजिडेंट कार्ड से पहले उन्होंने फिर दोबारा अपना ये नया वीजा मेडिकल सिस्टम करना है, 2 वीजा मेडिकल। लेकिन अब ओमान गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल बंद कर दिया। ओमान गवर्नमेंट कह रही है जो भी विजिट वीजे पे यहाँ आया, दे हैव टू गो बैक, एग्जिट करना है उन्होंने, एंड कम बैक ऑन अ जॉब वीजा। इसका मतलब ये हो गया कि अपने बैक होम से आप अपना वो कराइए। विजिट वीजा वालों की बात कर रहा हूँ मैं। बैक होम से आप मेडिकल कराइए और यहाँ आके इसको अटैच कराइए, वीजा निकालिए, और रेजिडेंट कार्ड से पहले ये नया वीजा मेडिकल सिस्टम से हमारे पास यहाँ दोबारा वीजा मेडिकल कराइए। सही है। ये सिस्टम। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सुना है, वो कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो जाती है तो आपको फिर टेस्ट करवाने शुरू कर देने चाहिए। अगर 40 है तो फिर उनको रेगुलर में आ जाना चाहिए। 50-60 है तो एज को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आप इस एज में हो तो आपको जो है ना चेकअप अपने रेगुलरली बेस पे स्टार्ट कर देने चाहिए। वो तो थे पाकिस्तान की हद तक। ओमान में बहुत ज़्यादा हद तक, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे सख्तियाँ हैं, क्योंकि वो चेकिंग बहुत सख्त होती है। यहाँ पर जैसे आपने मेडिकल के लिए आपने अप्लाई किया तो आपको बहुत सारे उन्होंने चीज़ों के लिए सख्ती थी कि आप ये वाले जो है रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करें। तो इतने इसके बावजूद जो तो जहाँ पर कह सकते हैं कि हम हेल्थ के हवाले से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता किसी भी चीज़ के ऊपर। और हमेशा यहाँ पे ओमानियों के लिए और खारजियों की हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और हमेशा बेहतरीन हेल्थ के लिए यहाँ पे हमेशा इकदाम किए जाते हैं। नो डाउट है। लेकिन हम फील करते हैं कि यहाँ पर हम काफ़ी हेल्थी वेल्थी रहते हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी डिफरेंट है, फूड का भी डिफरेंट है। क्या आप ओमान के हिसाब से, जो ओमान में लोग मुकीम हैं, कम से कम 40 साल से शुरू कर लेते हैं, उनको कौन कौन से रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन और बेहतर करने के लिए? देखिए बिलाल साहब, इसमें ये जो आपने सवाल किया है ये कहलाता है रूटीन मेडिकल। ये रूटीन जी। ये रूटीन मेडिकल जो है ये आइडियली जो है ये 40 प्लस में शुरू हो जाता है, और जिनको कुछ सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं 40 से पहले, तो जाहिर है उनको हम कहते हैं कि भाई आप भी अपना रूटीन मेडिकल कराइए। लेकिन 40 प्लस, ठीक है, एवरी ईयर यू हैव टू डू द रूटीन मेडिकल। और आप तो मेरी पोस्ट पढ़ते रहते होंगे, मैंने हर दफ़ा हर ओकेजन के ऊपर रूटीन मेडिकल्स के लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो निकालता हूं मैं। फिर आते हैं उन कैंडिडेट के ऊपर जो 50 प्लस हो गए। अब उनको एवरी 6 मंथ आपने मेडिकल कराना है, और जाहिर है कुछ ना कुछ तो वक्त के साथ साथ बीमारियां लगी भी होती हैं, और अगर वो पॉजिटिव आ जाती हैं तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। अपनी सेहत का नहीं ख्याल रखते। मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ कि जनाब आप यहाँ जॉब के लिए आए हुए हैं, आपकी फैमिली बैक होम है, उसको तो नहीं पता कि आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कितनी टेंशन वाली लाइफ से आप गुजर रहे हैं, कितनी मेहनत आप कर रहे हैं।
तो अपना रूटीन मेडिकल बेसिक आप कराते रहिए और अपने पास रिकॉर्ड रखिए। रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है उसको। मैं हर एक मरीज़ को समझाता हूँ कि अपनी एक फ़ाइल बनाइए और फाइल में आप जब भी मेडिकल कराएं उसको आप अटैच करते जाइए। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए और ये प्रूफ इसलिए होता है, ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराती हैं कि भाई 6 महीने पहले तो मुझे कुछ नहीं था, अब ये क्या हो गया मुझे। तो एक बेसलाइन टेस्ट के लिए आपको कराना है। और फर्दर आपने, अगर आपके अलार्मिंग साइन आ गए जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग्स आ गए हैं इसमें, तो आपने जो है उसकी ट्रीटमेंट फौरन शुरू करानी है। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, सीबीसी की मिसाल दी थी, कंप्लीट ब्लड काउंट। अब ये कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर एक इंसान अच्छा खासा है, साल तक अच्छा खासा है, एक दफ़ा उसने अपना सीबीसी करवाया, पता चलता है कि उसके जो WBC काउंट्स हैं, जो उसकी नॉर्मल रेंज है, उससे वो बहुत ज़्यादा हो गया, या तो बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया। तो हम फिर दूसरी चीज़ों पर नज़र डालते हैं, हम लोग फिर प्लेटलेट्स को देखते हैं, हम लोग फिर आरबीसीज को देखते हैं, और हमको फिर उससे पता चल रहा होता है कि भाई ही इज डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ कैंसर, सिर्फ सिंपल एक टेस्ट से। तो मैंने अभी आपको पिछली उसमें बताया कि बहुत सारी डिजीजेस का मोर देन 80% डिजीजेस तो आपके बेसलाइन टेस्ट से पता चल जाती है। हाँ, अब आपको अगर कोई ईसीजी के अंदर कोई फाइंडिंग्स आती हैं, आप उसकी ट्रेडमिल करा लीजिए, आप 24 आवर्स हॉल्टर करा लीजिए, कोई भी आपका जो उसके बेसिक टेस्ट होते हैं वो कराइए, क्योंकि जिंदगी अल्लाह ने एक ही बार दी है, बार बार नहीं दी सर। बिल्कुल सही है। और उसके लिए ख्याल करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बैक होम आपके लवाकिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल सही, मैं इसको आपको समझा जिंदा दिखना चाहते हैं आपको। बिल्कुल। इस सेशन का आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर हम अगला एक बड़ा सेशन के ऊपर जाएंगे जिसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें लेबर तबका है, जिनकी माहाना आमदन 100 रियाल से लेकर 150 रियाल तक है। उसमें से उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश के, उनके खर्चात, मोबाइल के एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सब कुछ है। यानी कि उनको महीने के इख्तिताम पर 100-110 तक ही उनके पास सेविंग होती है, जिसमें से उनको मुल्क भी भेजना है और अपनी सेहत के हवाले से भी प्लानिंग करनी है, जिस तरह आपने भी बात की। वो लोग किस तरह अपने आप को, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए इकदाम उठा सकते हैं? क्या खाएं, क्या करें? देखिए बिलाल साहब, खाने पीने पे तो मैं बाद में आऊँगा। मैं एक चीज़ बहुत फंडामेंटल हर एक को समझाता हूँ, बार 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 मेरे मैसेजेस में जाती है ये बात, कि देखिए जो भी शख्स यहाँ ओमान में लीगल तरीके से आया है, कोई भी हो XYZ, जी जी, स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल। जो ओमानी स्पॉन्सर है जिसके वीजे पे वो आया है, चाहे उसने वीजा खरीदा हो, चाहे वो आज़ाद वीजे के ऊपर हो, whoever, मैं इनलीगल लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि वोट से आए, जी जी, लेकिन जो स्पॉन्सर के थ्रू आए तो स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ट्रीटमेंट। ये वेरी क्लियर होना चाहिए, हर कम्युनिटी को ये बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो एक तो इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, और दूसरा उनको ये होता है कि भाई मैंने तो अपने स्पॉन्सर से एक एग्रीमेंट कर लिया है, साइन एग्रीमेंट कर दिया है कि भाई आई विल लुक आफ्टर माई सेल्फ या आई विल लुक आफ्टर माई फैमिली। ये बहुत बड़ा एक इशू है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग 150 रियाल के अंदर अगर कुछ हो जाता है, उसको इवन उसकी सिर्फ कोई उसको ट्रोमा नहीं होता, सिंपल तबीयत खराब होती है, तो वो भी अच्छा खासे एक एक्सपेंस में पहुंच जाता है। इट इज नॉट इजी हियर इन ओमान, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी जी, अब अगर इंश्योरेंस हो उनके पास, बेसिक इंश्योरेंस एटलीस्ट हो, तो उनकी बेसिक चीजें तो कवर हो सकती हैं उसमें। जी जी, वो भी वो लोग नहीं करते। स्पॉन्सर तो वो साइन करके दे देते हैं, गलत तरीके से वीजा ले रहे होते हैं, फैमिली का खास तौर पे, और उनको पता होता है कि मेरे इस सैलरी के अंदर मैं फैमिली को लुक आफ्टर नहीं कर सकता, लेकिन ड्यू टू एनी फैमिली रीजन और वॉट एवर इट इज, जी जी, वो अपनी फैमिली को और बच्चों को यहाँ बुला लेते हैं और फिर वो हैंड टू माउथ रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, प्लीज एंड प्लीज कीप इन माइंड वन थिंग, कि अल्लाह ना करे कुछ होता है तो योर स्पॉन्सर इज रिस्पॉन्सिबल। कोई भी ट्रोमा होता है, क्योंकि यहाँ ट्रोमा की जो एक्सपेंस है वो गोइंग टू बी
इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, बहुत अच्छा। महंगा पड़ता है यहाँ ट्रोमा से रिलेटेड। और जहाँ तक आपने कहा कि खाने पीने का, तो ज़ाहिर है हर आदमी चाहता है कि वो अपनी लिमिटेशन में रहते हुए जितना अच्छे से अच्छा हो वो खाए। तो हेल्दी हेल्दी फूड मैं उनको कहता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि अवॉइड करें ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, उनसे आप अवॉइड करिए। उसका रीज़न ये आता है, इज़ बेटर कि आप अपने घर में अपने रूम में कुछ बना लें, वो सस्ता भी पड़ेगा उनको, और उनको पता भी चलेगा कि वो क्या बना रहे क्या हैं, बना रहे हैं, क्या खा रहे क्या हैं, खा रहे हैं। तो साफ़-सुथरा भी रहेगा। बहुत बड़ा मौज़ू है जो हम शुरू करने जा रही हैं। ये ख़ास तौर पर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसके लिए भी वक़्त दिया, और ये वो सवालात जज़ाकल्लाह। हैं जो हर आदमी जानना चाहता है, जिन जो हमने पूछे हैं। और जो आगे सवाल हैं वो लेबर से तल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन हर उस पाकिस्तानी से ज़रूर तल्लुक़ रखते हैं जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री है। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग वहाँ से पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं, जो अच्छी खासी जॉब पे लगे हुए हैं, वो भी जो नए डॉक्टर हैं वो भी ओमान आना चाहते हैं। कैसे वो लोग ओमान आ सकते हैं?